हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस अड्डा। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। तो उस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बायोलॉजी के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि बायोलॉजी क्या है, क्योंकि आप लोगों के लिए ये 9th और 10th में बायोलॉजी नया था। उससे पहले आप लोग सारे सब्जेक्ट्स बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों एक साथ ही पढ़ते थे साइंस में। बट 9th के बाद आप लोगों को बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अलग अलग से पढ़ना पड़ रहा है। उसके बाद भी आपको वैसे ही पढ़ना होगा। तो थोड़ा बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है, उसके बाद हम लोग चैप्टर पे आते हैं। ओके, तो बायोलॉजी जब हम लोग कोई भी अगर वर्ड देखते हैं ना, तो सबसे पहले उसको देखना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो बायोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड्स से मिलके बना है। ठीक है, जैसे कि बायोलॉजी को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये दिख रहा है ना, बायोलॉजी। तो एक्चुअली में ये क्या है, बायोस एंड दिस वन इज लोगोस। ये दो वर्ड्स ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड्स हैं। पहला है बायोस एंड दूसरा है लोगोस। इन दोनों वर्ड्स को मिला के ही बायोलॉजी शब्द बना हुआ है। अब इनका मीनिंग क्या है? बायोस का मीनिंग होता है लाइफ एंड लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो क्या मीनिंग बन रहा है? स्टडी ऑफ लाइफ। यानी कि बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ है। अगर हम लोग लाइफ के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग डेफिनेशन निकालेंगे बायोलॉजी का। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, ताकि जो भी मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ उसको नोट करते जाइएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब है कि बायोलॉजी क्यों जरूरी है पढ़ना, क्या जरूरत है हमें बायोलॉजी पढ़ने की, क्यों गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। ऑब्वियसली कुछ इम्पोर्टेंस तो होगा ही ना। तो हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी क्यों पढ़ना है। वाई टू स्टडी बायोलॉजी, क्यों पढ़ना है बायोलॉजी। आप लोग खुद भी थोड़ा सोचिए। ओके, पॉज करके सोचिएगा, उसके बाद आप लोग मिला लीजिएगा कि आपने जो सोचा था वो सही था या नहीं था। ओके, तो अब हम लोग रीजन देखते हैं बायोलॉजी पढ़ने का। रीजन क्या क्या है? तो फर्स्ट रीजन क्या है? वी आर पार्ट ऑफ इट। सबसे मेन रीजन है, हम लोग इसी का तो हिस्सा है, बायोलॉजी का ही हिस्सा है ना। बायोलॉजी मतलब स्टडी के बारे में, लाइफ के बारे में स्टडी करना है। तो हम भी तो लिविंग बीइंग है, हमारे अंदर भी क्या है? लाइफ है। तो यानी कि हम लोग अगर लाइफ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, यानी किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? खुद के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना, कि हमारा हम जीवित है तो हम भी बायोलॉजी का ही हिस्सा है। दैट इज वाई वी आर द पार्ट ऑफ इट। हम लोग भी बायोलॉजी का हिस्सा है, इसीलिए जरूरी है कि बायोलॉजी को पढ़ा जाए। नेक्स्ट क्या रीजन है? टू नो अबाउट लिविंग बीइंग्स, सॉरी, living beings and their relationship। लिविंग बींग्स के बारे में अगर हम लोग को जानकारी चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगी? बायोलॉजी से मिलेगी। और साथ ही उन लिविंग बींग्स में के आपस में क्या रिलेशंस है, उनके बीच में जो रिलेशंस है, जो उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, उसके बारे में भी हम कहाँ से पढ़ेंगे? बायोलॉजी से ही हमें जानकारी मिल सकती है। ठीक है, और भी रीजंस है, जैसे कि इसको मैं क्लीन कर दे रही हूँ, आई होप सबने लिख लिया होगा।
और क्या रीजन है? टू अंडरस्टैंड नेचुरल वर्ल्ड। जो नेचुरल वर्ल्ड है, जो प्राकृतिक दुनिया है, उसको समझने के लिए भी हमें बायोलॉजी का स्टडी करना जरूरी है। साथ ही टू कंडक्ट रिसर्च। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो बायोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि अभी रिसर्च चल रहा है, वैक्सीन के ऊपर चल रहा है, फिर से कोविड के मेडिसिन के ऊपर रिसर्च चल रहा है, अभी बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। तो वो जो रिसर्च कर रहे हैं वो कैसे रिसर्च कर रहे हैं? ऑब्वियसली उनको उस चीज के बारे में जानकारी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में उनको जानकारी है, वायरस के बारे में जानकारी है, तो इसी कारण वो रिसर्च कर पा रहे हैं। अब जिसको जानकारी रहेगी ही नहीं, वो रिसर्च कैसे करेगा? तो अगर हमें रिसर्च करना है तो भी हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही बायोलॉजी। ओके, नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स डीपली सोचना है, एकदम क्रिटिकली सोचना है, ठीक है। उसके लिए भी हम, अगर कुछ हो रहा है, किसी को डिजीज हुआ है, ठीक है, मान लो कि एक नया तरह का डिजीज आया है, तो हम लोग हर तरीके से सोचते हैं कि आखिर इसका रीजन क्या है, क्यों हुआ है, ठीक है। तो वो हो गया क्रिटिकल थिंकिंग, और अपना दिमाग लगाते हैं कि आखिर उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, रिसर्च करते हैं। ओके, तो ये हुआ टू कंडक्ट रिसर्च, क्रिटिकल थिंकिंग, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। और साथ ही टू गेट अ जॉब, जॉब पाने के लिए। आप सब तो उसी लिए स्टडी कर रहे हैं ना, अधिकतर लोग उसी लिए स्टडी करते हैं, वरना कौन पढ़ता है? बुक्स खोल के कौन पढ़ता है ना। तो अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आपको अगर आपको जूलॉजिस्ट बनना है, तो जूलॉजिस्ट के लिए आपको जूलॉजी की जानकारी होनी चाहिए। जूलॉजी किसका पार्ट है? बायोलॉजी का पार्ट है, यानी कि आपको बायोलॉजी पढ़ना ही पड़ेगा। साथ ही अगर आपको डॉक्टर बनना है तो भी आपको बायोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। बिना बायोलॉजी की नॉलेज के आप डॉक्टर कैसे बनेंगे? तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तो इसीलिए बायोलॉजी जरूरी है। ये सब कुछ रीजंस है जिसके कारण हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं। साथ ही ये भी रीजन है कि बायोलॉजी पढ़ने के बाद हमें अपने बॉडी के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है, कि किस तरीके से हम खुद को हेल्दी रख सकते हैं, है ना। और तो ये सब कारण है जिसके कारण पढ़ना चाहिए बायोलॉजी। अब है कि बायोलॉजी के ब्रांचेस कितने हैं? बायोलॉजी को मेनली 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। 3 मेन ब्रांच है, ऐसे तो बहुत सारे ब्रांचेस है, बट मेन 3 ब्रांचेस है। और वो कौन कौन से हैं? बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। ये मेन 3 ब्रांचेस है, इनकी शाखाएं हैं बायोलॉजी की। जैसे कि साइंस में हम लोग 3 मेन पढ़े ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वैसे ही बायो में भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं। तो बायो में मेन हम लोग 3 के बारे में अभी जानते हैं, बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी में हम लोग किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं? हम लोग को तो पता है कि हम लोग सब में लिविंग बींग्स के ही बारे में स्टडी करेंगे अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो। लेकिन बॉटनी में हम लोग प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, प्लांट भी लिविंग बींग है ना। तो हम लोग बॉटनी में प्लांट्स की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स। जूलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? तो स्टडी ऑफ एनिमल्स। याद कैसे रखेंगे? जू, है ना, जू में एनिमल्स रहते हैं ना, बहुत सारे चिड़ियाघर में। तो यानी कि जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स। ओके। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में किसका स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझते हो ना क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स जिनको कि हम लोग
नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। बहुत ही छोटे छोटे होते हैं जिनको कि हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते। अगर अपने हाथों को देखा जाए तो उनपे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, बट हमें क्या दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं ना। लेकिन अगर माइक्रोस्कोप के नीचे अगर अपने हाथ को रख दिया जाए तो इतने सारे हम लोगों को छोटे छोटे कीड़े टाइप के नजर आने लगेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखने लगेंगे। तो वो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है तो आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको वायरस, बैक्टीरियाज, फंगी ये सब के बारे में रिसर्च करना है तो आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। अब लास्ट इस बायोलॉजी के टॉपिक में बताना है फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के पिताश्री कौन थे, है ना। तो बायोलॉजी के पिताश्री थे, फादर ऑफ बायोलॉजी थे एरिस्टोटल। याद रखना, एरिस्टोटल। ओके, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। तो बस इतना ही बायोलॉजी के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर। ओके, रेडी, गुड। प्रोसेसेस जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया। अगर हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन ना हो, अगर एनर्जी प्रोडक्शन ना हो तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? हमें एनर्जी ना मिले तो नहीं रह पाएंगे जीवित। अगर हमारे बॉडी में को न्यूट्रिशन ना मिले, ठीक है, हमें कुछ खाना ना मिले, हमारे बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट नहीं जाए तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो वैसे ही बहुत सारे प्रोसेसेस है जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं और हमारे लाइफ के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उन्हें ही क्या बोला जाता है? लाइफ प्रोसेसेस बोला जाता है। तो लाइफ प्रोसेसेस तो हो गया इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन। अब है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग पहचानेंगे कैसे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो आप सब क्या बोलेंगे? आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है ये कि मैम वो मूव कर सकता है, मैम वो उसमें रेस्पिरेशन होगा, उसमें ग्रोथ होगा, रिप्रोडक्शन होगा। ये सारे बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि हम लोग लिविंग एंड नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, बट अब हम थोड़ा अभी क्या करना है कि हमें थोड़ा अच्छे से, क्योंकि 10th में है ना, तो थोड़ा और अच्छे लैंग्वेज में उस चीज को बताना है, थोड़ा कुछ अलग टाइप से बताना है। तो देखते हैं कि रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं लिविंग बीइंग को। कोई भी अगर लिविंग बीइंग है तो उसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। तो है हाउ टू रिकॉग्नाइज अ लिविंग बीइंग। किस तरीके से हम लोग किसी भी लिविंग बीइंग को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इसका आंसर लिखने से पहले समझा देते हैं कि हम लोग किसी भी लिविंग बीइंग को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि उसमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है या नहीं होता है, ठीक है। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ऑर्गेनिज्म क्या, कोई भी अगर ऐसा चीज है जिसमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है तो वो लिविंग है। अगर उसमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो वो लिविंग नहीं है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर मॉलिक्यूलर मूवमेंट है क्या, है ना। तो मूवमेंट मतलब तो आप सब जानते हैं, प्लेस चेंज करना, है ना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, वही मूवमेंट होता है। और मॉलिक्यूलर किससे रिलेटेड है? मॉलिक्यूल से रिलेटेड है ना। अगर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो उसी को बोला जाता है मॉलिक्यूलर मूवमेंट। अब ये मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कहाँ करेंगे? लिविंग के बॉडी में ही करेंगे ना। अगर लिविंग बॉडी में हम बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है तो वो मूव करेंगे तो लिविंग के ही बॉडी में मूव करेंगे। तो वो मूवमेंट होता है सेल के अंदर या फिर एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है। इसका अच्छे से हम लिखवा दे रहे हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले इसको आंसर कर लेते हैं। हाउ टू रिकॉग्नाइज अ लिविंग बीइंग। A living being can be recognized by molecular movement. Molecular movement
occurs in living being only। किसी भी लिविंग बीइंग को हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कैसे? मॉलिक्यूलर मूवमेंट से। ठीक है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट किसमें होता है? सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग में ही होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या है? व्हाट इज मॉलिक्यूलर मूवमेंट? द मूवमेंट ऑफ molecules from one cell to another cell or within the cell is called molecular movement। देखो, the movement of molecules, molecular movement means movement of molecules from one cell to another cell। कहाँ से कहाँ? एक सेल से दूसरे सेल में, और within the cell, या फिर सेल के अंदर ही, सेल के अंदर ही अगर मूव कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, तो वो भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट कहलाएगा। या फिर एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर रहा है तो वो भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट कहलाएगा। मान लो कि ये एक सेल है, इसके पास में एक सेल है, तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स इसमें जा रहा है। ठीक है, तो ये वन सेल टू अनदर सेल है, तो ये भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट कहलाएगा। या फिर मान लो कि ये एक सेल है, तो इस पार्ट से इस पार्ट तक ये जा रहा है मॉलिक्यूल, तो वो सेल के अंदर ही मूव कर रहा है, तो विद इन द सेल है। तो ये भी क्या है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट ही है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में मॉलिक्यूल्स का मूव करना एक जगह से दूसरे जगह, चाहे वो सेल के अंदर हो या फिर एक सेल से दूसरे सेल में हो, तो यही मॉलिक्यूलर मूवमेंट कहलाता है। तो अब अगर लिविंग बीइंग में ये होता है मॉलिक्यूलर मूवमेंट, अगर किसी में ये होता है मॉलिक्यूलर मूवमेंट तो वो लिविंग बीइंग है, और जिसमें नहीं होता है वो नॉन लिविंग है, सिंपल लैंग्वेज में। ओके, अब है कि वायरस की बात कर ली जाए। वायरस में मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है क्या? नहीं होता है ना, क्योंकि उसमें तो सेल ही नहीं होते हैं। वायरस में सेल ही नहीं होता है तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगा कैसे? क्योंकि मॉलिक्यूलर मूवमेंट तो सेल टू सेल हो रहा है या फिर सेल के अंदर ही हो रहा है, यानी कि क्राइटेरिया है कि सेल होना चाहिए। बट वायरसेस में क्या होता है कि सेल होता ही नहीं है, इसीलिए उनमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट भी नहीं होता है। तो इसीलिए वायरस को लिविंग या नॉन लिविंग दोनों में से कुछ भी नहीं माना जाता है, क्योंकि जब वो बॉडी के अंदर होता है तो वो एक्टिव रहता है। ठीक है, वो जीवित हो जाता है, लिविंग हो जाता है, लेकिन बॉडी से बाहर जाता है तो इनएक्टिव हो जाता है, नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। तो इसी कारण वायरस को ना लिविंग बोला जाता है ना नॉन लिविंग बोला जाता है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं लाइफ प्रोसेस टॉपिक पे आते हैं। अब है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या है? द प्रोसेसेस which together perform the work for the maintenance of body is called life processes। वो प्रोसेस जो कि एक साथ परफॉर्म करते हैं। ठीक है, किस लिए? मेंटेनेंस के लिए। किसके मेंटेनेंस के लिए? बॉडी के मेंटेनेंस के लिए। जैसे कि पहले ही बताया गया है कि
हमारा बॉडी कब काम करेगा सही से, जब हमारे बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेसेस है वो ठीक से काम कर रहे हों। तो कोई भी प्रोसेस अकेला जरूरी नहीं कि अकेला काम करे, बहुत सारे प्रोसेसेस मिल के काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं तो वो फूड अंदर जाता है, ओके। तो उस फूड का क्या होता है, वो फूड हमारे सेल के अंदर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और उसके लिए फिर ब्रीदिंग के थ्रू ऑक्सीजन हमारे सेल्स के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो हमारे सेल्स के अंदर ब्रीदिंग के थ्रू हम लोग जब ब्रीदिंग करते हैं तो एयर हमारे लंग्स में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ब्लड में जाता है, फिर वो सेल्स में जाता है। तो वहां पे क्या होगा कि सेल्स में ऑक्सीजन पहुंच गया, अब न्यूट्रिशन के थ्रू हम लोगों का फूड भी सेल्स में पहुंच गया। तो यहाँ पे दो प्रोसेसेस मिल रहे हैं ना, ब्रीदिंग एंड न्यूट्रिशन। और उसके बाद फूड और ऑक्सीजन जब मिल जाते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है, ये जो पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। यानी कि बहुत सारे प्रोसेसेस एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं, किस लिए, हमारे बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, यानी कि हमारे लाइफ को मेंटेन रखने के लिए। तो यही सारे प्रोसेसेस क्या कहलाते हैं, लाइफ प्रोसेसेस, ओके। अब है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं, जैसे कि 7 टाइप्स के हैं। कौन कौन से हैं, मूवमेंट, 7 टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, ये भी लिखवा ही देते हैं। सेवन टाइप्स कौन कौन से, पहला है मूवमेंट, फिर है ग्रोथ, सेंसिटिविटी, reproduction, okay, the first, second, third, fourth, respiration, excretion, and 7th one is nutrition। ये 7 लाइफ प्रोसेसेस हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। मूवमेंट, हमारा बॉडी क्या करता है, मूव करता है ना, तो वो मूवमेंट हो गया। ग्रोथ, हमारे बॉडी में ग्रोथ होता है, हमारा बॉडी बढ़ता है, लेकिन एक टाइम पे आके ग्रोथ वो रुक जाता है। लेकिन फिर भी कभी कभी अगर कहीं कट जाए, रिपेयर के लिए, सेल्स के रिपेयर के लिए वो ग्रोथ उसमें होता है। तो फिर सेंसिटिविटी, हम लोग सेंसिटिव होते हैं, हम लोग बहुत सारी चीजों को, गर्मी, ठंडा, ये सब चीज को क्या कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। तो हम लोगों में सेंसिटिविटी भी है। फिर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि अपने जैसा दूसरे को प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो वो रिप्रोडक्शन भी होता है लिविंग बीइंग्स में, ये भी लाइफ प्रोसेस है। फिर रेस्पिरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है, फूड एंड ऑक्सीजन के हेल्प से एनर्जी प्रोड्यूस करना रेस्पिरेशन कहलाता है। एक्सक्रेशन, जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रेशन कहलाता है। और उसके बाद लास्ट है न्यूट्रिशन, यानी कि इनटेक ऑफ फूड, या फिर बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशन लेना, न्यूट्रिएंट्स को लेना अपने बॉडी में, या फिर फूड को लेना अपने बॉडी में, न्यूट्रिशन कहलाता है। अब है कि हम लोगों को मेनली 4 के बारे में पढ़ना है, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, मेनली 4 पढ़ना है। कौन कौन सा, रेस्पिरेशन पढ़ना है, एक्सक्रेशन पढ़ना है, न्यूट्रिशन पढ़ना है, और साथ में एक और पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ट्रांसपोर्ट होना, मटेरियल्स का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होना। और जो भी मटेरियल्स है हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होते हैं, तो वो ब्लड के थ्रू होते हैं। तो हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ना है। और एक्सक्रेशन का जो प्रोसेस है उसमें भी मटेरियल्स किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वो ब्लड के ही थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये 4, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों को पढ़ना है, ठीक। लोग सबसे पहला पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, यानी कि पोषण के बारे में। तो न्यूट्रिशन बोलने का मतलब क्या है, न्यूट्रिशन का मतलब ही होता है इनटेक ऑफ फूड, या फिर न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हो,
इनटेक ऑफ फूड या फिर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर लेना ही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। लेकिन सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे न्यूट्रिशन, एक तरीके से न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं। उनका मोड ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? अलग अलग होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? अलग अलग होता है। तो हम लोगों को उसी के बारे में अब देखना है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। और एक बात, न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है हमारे बॉडी में? हम लोग जो फूड खाते हैं वो क्यों जरूरी है? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। पहले ही बताया ना कि क्या होता है कि फूड न्यूट्रिशन प्रोसेस के थ्रू फूड हमारे सेल्स के अंदर जाता है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन के साथ मिलके फूड क्या बनाता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और विदाउट एनर्जी क्या हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एनर्जी जब बहुत ज्यादा काम कर लेते हो तो क्या होता है? एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है ना। तो उस समय क्या तुमको कुछ भी मन करता है करने का? नहीं मन करता है। तो अगर सारी एनर्जी खत्म हो जाए, हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस ही ना हो, तो क्या हम लोग खड़े भी हो पाएंगे? नॉट पॉसिबल, है ना। तो न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड मीन्स तरीके। तो फूड लेने के, न्यूट्रिशन लेने के कौन कौन से तरीके हैं? तो मेनली हम लोग पढ़ेंगे या फिर टाइप्स भी बोल सकते हैं इसको, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग क्या दो टाइप्स के मेनली देखेंगे। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटो रिक्शा वाला ऑटो, एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स हम लोग जानते हैं ऑटोमेटिक मशीन्स, तुम लोगों ने सुना होगा ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो गया। तो इसका मतलब क्या है? ऑटोमेटिक मतलब कि तुमको कुछ नहीं करना है, बस ऑन कर दो, वो सारा काम खुद ही कर लेगा, तुमको कुछ जरूरत ही नहीं है। ऑटो मीन्स खुद करना, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब कि इस न्यूट्रिशन में क्या होता है कि फूड जो है वो खुद ही बनाता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे कि प्लांट्स हो गए, इसका एग्जांपल। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसमें होता है? प्लांट्स में। प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। जो भी प्लांट्स है वो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। तो वो उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स। और जो न्यूट्रिशन होता है उसको बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो भी अपना फूड खुद बनाते हैं वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉप्स, और उनके न्यूट्रिशन को बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऐसा नहीं है कि मम्मी किचन में खाना बना रही है तो वो भी ऑटोट्रॉप है, नहीं। वो क्या खुद ही खाना बना रही है क्या? वो खाना पका रही है ना। सब्जियां तो पौधे से ही ना तोड़ के लाई है। ऐसा तो नहीं है कि जादू से मैजिक करके खुद ही मतलब कि बना ली, वैसा तो कुछ है नहीं। तो वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं होगा। तो हम लोग हेटेरोट्रॉपिक में आते हैं, ठीक है। और जो प्लांट्स के ऊपर देखना कि फूड जो है वो खुद ही हम लोगों को दिखता है। एप्पल के ट्री पे देखो तो एप्पल दिखेगा हम लोगों को, या फिर उनका फूड जो वो उनको जो चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए, वो क्या करते हैं? वो खुद बनाते हैं, ठीक है ना। तो वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉप्स। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, बहुत ही लेजी टाइप के होते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, तो उनको बुलाता है हेटेरोट्रॉप्स, ओके। हेटेरो मीन्स ही होता है कि दूसरे पे मतलब कि दूसरा, ठीक है। ऑटो मीन्स खुद एंड हेटेरो मीन्स दूसरा। तो दूसरे पे जो भी डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे से न्यूट्रिशन लेते हैं, दूसरे का बना बनाया खुद खा लेते हैं, उनको बोला जाता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब कि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दे कांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, तो उनको हेटेरोट्रॉपिक बोला जाता है। और उनके टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। ये भी आप लोगों का आई थिंक पहले पढ़ा हुआ है।
अब है कि ऑटोट्रॉपिक तो प्लांट्स में होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब ये भी 3 टाइप के होते हैं। एक हो गया सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा हो गया पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक, सेप्रो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सड़ी गली चीजों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उनको बोला जाता है सेप्रोफाइटिक। जैसे कि देखना बारिश के दिन में गीला जो लकड़ी है उस पे हम लोगों को क्या मशरूम नजर आने लगता है ना, तो वो क्या है, वो सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि वो सड़ी गली चीजों पे उगता है, वहां से ही अपना न्यूट्रिशन लेता है, वहां से ही अपना भोजन लेता है, खुद तो बना नहीं सकता क्योंकि हेटरोट्रॉप में आता है, तो वो क्या करेगा, दूसरे से लेगा, तो वो सड़ी गली चीजों से ही अपना न्यूट्रिशन लेता है, तो उसी को बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किसी दूसरे के बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेता है। जैसे कि हो गया मस्कीटो, है ना, मस्कीटो क्या करता है, आके बाइट करता है, हमारे बॉडी से ब्लड सक करता है, तो वो ब्लड ही उसका फूड है, तो वो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी से ले रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हमें वो नुकसान पहुंचाता है? नहीं नुकसान पहुंचाता है। वो सड़ी गली चीजों से नहीं न्यूट्रिशन ले रहा। सेप्रोफाइटिक अलग है, वो सड़ी हुई चीजों से न्यूट्रिशन लेते हैं, लेकिन पैरासाइटिक सड़ी हुई चीजों से न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, लेकिन वो दूसरे के बॉडी से लेते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, दूसरे के बॉडी से वो अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो उनको बुलाता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। जैसे कि मस्कीटो हो गया, लाइस हो गया, हमारे सर में जो लाइस होते हैं, जू होते हैं, फिर से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अमरबेल हो गया, ठीक है, ये सब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब है होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी कि हम सभी। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि फूड को अपने बॉडी के अंदर लेना, उसको डाइजेस्ट करना और उसका इस्तेमाल करना, ठीक है, तो ये आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन में। जैसे कि हमारे बॉडी में होता है, हम लोग फूड को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, फिर उसको वो उसका डाइजेशन होता है, फिर उसका यूज होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो ये सब हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन में। हम लोग किसी दूसरे के बॉडी से तो नहीं ले रहे ना, किसी दूसरे के बॉडी से ब्लड तो या फिर कुछ भी सक नहीं कर रहे, मतलब कि किसी दूसरे के बॉडी से नहीं ले रहे हैं, हम लोग फूड को इनटेक करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसको यूज करते हैं, तो वो होलोजोइक में आ गया। अब इसके एग्जांपल्स लिख देते हैं, जैसे कि हो गया इसका फंगी, लिख सकते हैं इसका एग्जांपल एक। पैरासाइटिक में आ गया आपका मस्कीटो, ठीक है। होलोजोइक में हम ही लोग लिख लेते हैं मैन, कैट, या फिर अमीबा, अमीबा भी है, पैरामीशियम, ठीक है, ये सब भी एग्जांपल्स आते हैं। अमीबा भी क्या करता है, फूड को एनगल्फ करता है, फूड को खाता है और उसके बॉडी में डाइजेस्ट होता है, और उसके बाद उसको जो अनडाइजेस्टेड है उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है, जो जरूरी नहीं है, ठीक है ना, जो डाइजेस्ट नहीं होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है, तो वो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन में ही आता है। तो ये हो गया ऑटोट्रॉपिक, यानी कि खुद का भोजन खुद ही बनाना, जैसे कि प्लांट्स हो गया। हेटरोट्रॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। सेप्रो मीन्स सड़ी गली चीजों से न्यूट्रिशन लेना, याद रखना, सेप्रो सड़ा एक जैसा लग रहा था थोड़ा सा, हाँ, तो सेप्रो जो सड़ी गली चीजों से लेता है, डिकम्पोज्ड जो हो रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं उससे लेता है, डिकम्पोज मीन्स सड़ना, ठीक है, तो अगर उन सब चीजों से न्यूट्रिशन ले रहा है तो वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में आएगा, और उस वैसे ऑर्गेनिज्म को सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। पैरासाइट जो दूसरे से ले रहा है, पराये इंसान से ले रहा है, सॉरी इंसान नहीं, पराये ऑर्गेनिज्म से ले रहा है, पैरा यानी कि पराया, दूसरे से ले रहा है, सड़े हुए से नहीं लेकिन पराये से ले रहा है, उसको पैरासाइटिक बोला जाएगा। और होलोजोइक
जो कि फूड को एनगल्फ करता है, खाता है, उसको डाइजेस्ट करके उसका इस्तेमाल करता है, तो वो हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिशन के बारे में है। अब ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को डिटेल में कल पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए ये सारे नोट्स को रेडी कर ले और इसका स्टडी कर ले, और साथ ही कल फिर रेडी रहना क्लास के लिए। टिल देन बाय।